हाँ बेटा, अब फिजिक्स में इसी चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। एक कंडक्टर है जो सिलेंड्रिकल शेप में है और वह बहुत लंबा है, उसके ड्यू टू कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू current through a very long circular cylinder। ये इसके एक सर्कुलर सिलेंडर है, उसके ड्यू टू जब उसमें करंट फ्लो करता है तो उसके ड्यू टू कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा यूज करेंगे किसका, यूज करने वाले यहाँ पे सर्किटल लॉ का, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हुए यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड कुल कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कुलर सिलेंडर हम लोग कंसीडर कर लें। जैसे मान लीजिए कि ये आपने एक सर्कुलर सिलेंडर लिया, ये आपने एक सर्कुलर सिलेंडर यहाँ पे बना लिया है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वह अपवर्ड डायरेक्शन में है। करंट फ्लो इस तरीके से मान लो इसमें हो रही है। इस तरह से इसमें करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से करंट जा रही है और ये आई के इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। आई हमने करंट दे दिया, इसमें आई करंट दे दिया। अब यहाँ पे अलग अलग केसेज हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कि इसकी रेडियस जो है ये कैपिटल आर के बराबर है। इसकी रेडियस कैपिटल आर के बराबर है। इसकी रेडियस कैपिटल आर के इक्वल है। अब यहाँ पे तीन केसेस हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहली बात ये हम लोग देखें कि इस सिलिंड्रिकल कंडक्टर के सरफेस के आउटसाइड किसी पॉइंट पर कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके सरफेस पे कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस कंडक्टर के अंदर सिलेंडर के अंदर कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसमें तीन केसेज राइज होगी और तीनों केस से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट केस में हम लोग देखें। फर्स्ट केस जैसे मान लीजिए कि कोई एक पी पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे कोई पी पॉइंट है जिसकी इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वह स्मॉल आर के इक्वल है। स्मॉल आर यहां से पी पॉइंट की डिस्टेंस यहां से हम देखें तो स्मॉल आर के इक्वल है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वह इस सिलिंड्रिकल वायर या सिलिंड्रिकल कंडक्टर से बड़ा है, इसकी रेडियस से बड़ा है। इसकी रेडियस कैपिटल आर है और स्मॉल आर जो है उससे ज्यादा है। मतलब ये है कि पॉइंट है, पॉइंट जो सिलेंडर के बाहर है। ठीक है, तो उस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हमें एक ऐसा क्लोज लूप कंसीडर करना है जो इस पॉइंट से पास करता हो, इस पॉइंट से पास करता हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये क्लोज लूप कंसीडर कर लिया, ये क्लोज लूप कंसीडर कर लिया जो इस पॉइंट पी से पास कर रहा है, जो इस पॉइंट पी से पास कर रहा है।
इस पी पॉइंट से पास करने वाला मैंने एक क्लोज लूप कंसीडर कर लिया, क्योंकि सर्किटल लॉ में, एम्पियर सर्किटल लॉ में हमेशा क्लोज लूप चाहिए ही चाहिए। तो एक मैंने ये क्लोज लूप यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब केस फर्स्ट जो है वो ये कहता है, केस फर्स्ट में पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ, पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर के बाहर पॉइंट है। तो यहां पे कुल कितना हो जाएगा, अगर मैं इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करूं, यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ यूज किया जाए तो ये किसके बराबर होगा बेटा, बाई एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ इंटीग्रेशन ओवर क्लोज बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, जहां पे म्यू आई जो है उस क्लोज पाथ के अंदर, उस क्लोज पाथ के अंदर टोटल क्या है, टोटल करंट की वैल्यू है। हियर बी एंड डीएल आर, बी एंड डीएल आर इन द सेम डायरेक्शन। यहां पे देखो बेटा, अगर मैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक छोटा सा डीएल काट लेता हूं, डीएल, ये डीएल पार्ट मैंने ले लिया, तो इस डीएल का जो डायरेक्शन होगा और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो दोनों सेम होगा। डीएल का डायरेक्शन भी ये है और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का, अगर आप राइट हैंड थंब रूल यूज करते हो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही है और डीएल का भी डायरेक्शन ये है। तो उस सिचुएशन में थीटा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री मिल जाएगा, थीटा 0 डिग्री मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम यूज करें तो क्या मिलेगा बेटा, इसको सॉल्व करें, इधर वाले को, लेफ्ट साइड वाले को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डी एल इंटू में कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई। थीटा 0 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो देयरफॉर बी बाहर हो गया और ये हो जाएगा 1, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। थीटा के प्लेस पे 0 डिग्री रख दे तो ये मिल जाएगा बी इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, या बी इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट आई मिल गया हमें। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल इक्वल टू, तो देखो बेटा इस सर्कुलर पाथ की, इस सर्कुलर पाथ का क्या, सरकमफ्रेंस, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, तो सिंस एल इक्वल टू 2 पाई आर के इक्वल होगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, तो यहाँ पे एल इक्वल टू 2 पाई आर, तो ये आपको मिल जाएगा बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। देयरफॉर बी इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, ये हमें यहां से मिल जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। इसको हम लोग लिख सकते हैं डीएल, हाँ डीएल इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही मिलने वाला है। तो ये म्यू बी इक्वल टू मिल गया म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर इस सर्कुलर सिलेंडर के आउटसाइड किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हम फाइंड करें तो ये मिलेगा, पहली चीज। अब दूसरी केस यहाँ पे ए राइज होती है, केस सेकंड में, कि अगर मैं इस पॉइंट को इस सिलेंडर के अंदर मैं ले लेता हूं, मतलब ये पॉइंट अगर सिलेंडर के अंदर आ जाए तब उस सिचुएशन में कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक है बेटा, तो सेकेंड केस,
अगर इस पॉइंट को मैं कहीं अंदर ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि अगर अंदर ले लिया है, एक मिनट बेटा इसको रफ करके ठीक करते हैं। सेकेंड केस में ये हमने सिलिंड्रिकल कंडक्टर लिया, करंट आई, और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। पॉइंट को मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया है, ये पी पॉइंट है, जिसकी यहां से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर इस पर मैंने माना है, ये स्मॉल मैंने माना है, ये पॉइंट इनसाइड है। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पे, इस पॉइंट पर कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो फिर यहाँ पे भी हमें वही करना पड़ेगा, यहाँ पे एक क्या करें, एक क्लोज लूप कंसीडर करेंगे जो इस पी पॉइंट से पास करे। ये क्लोज लूप हमने कंसीडर किया जो पी पॉइंट से पास करता हो एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर ये मान लो कि अगर ये होलो सिलेंडर है, होलो सिलिंड्रिकल अगर ये कंडक्टर है, होलो है, तो क्या इसमें करंट इन साइड कुल कितनी करंट मिलेगी, बोलो बेटा, इन साइड कुल कितनी करंट मिलेगी। राजीव जयेश, अगर होलो है, जीरो मिलेगी, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे पॉइंट इज इनसाइड ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर, और इसको हमने सेकेंड केस कर दिया। इफ सर्कुलर सिलेंडर इज होलो, then inside current इक्वल टू इनसाइड करंट आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके अंदर फ्लो करने वाली करंट जीरो हो जाएगी, इसके अंदर फ्लो करने वाली करंट जो है वो जीरो हो जाएगी। तो करंट ये जाएगी कि नहीं जाएगी, इसमें करंट इसमें ये फ्लो करेगी कि नहीं करेगी जयेश। अगर इसके अंदर तो करंट जीरो हो गई, तो इसमें करंट जा रही है कि नहीं जा रही है जयेश। करंट जा रही है क्या इसमें कि नहीं जा रही है। अंदर तो करंट जीरो बता रहा है राजदीप, अंदर करंट जीरो है, रियल में जीरो ही होगा। कहां से जा रही है फिर, इसके सरफेस से, इसे कहां से जा रही है, सरफेस से जा रही है। टोटल करंट फ्लो कर रही है सरफेस से। इसके इनसाइड करंट क्या है, जीरो है, इसके अंदर जीरो करंट जीरो नहीं, इसके अंदर करंट जीरो है, सारी करंट इनके सरफेस से होकर के जा रही है, ठीक है। तो इनसाइड करंट जीरो हो गई। अब यहां का अगर हम बात करें बाई एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये हो जाएगा। अब यहां पे अगर मैं इसको लिखूं तो इसको बी, और ये हो जाएगा आपका बी इंटीग्रेशन डीएल कॉस ऑफ थीटा, बी को बाहर कर दिया है, ये बी डीएल कॉस थीटा हो जाएगा, इक्वल टू मिल गया हमें म्यू नॉट इंटू में जीरो, क्योंकि यहां पे करंट आई इक्वल टू जीरो है,
तो ये कुल मिला के 0 मिल गया। अब यहाँ से b इक्वल टू, इसकी वैल्यू कुछ भी आए उससे हमें कुछ यहाँ पे खास लेना देना नहीं है, तो देयरफॉर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा b, वह क्या हो जाएगा 0 अपान में इंटीग्रेशन ओवर dl cos थीटा। तो ये कुल मिला के क्या आने वाला है 0 आने वाला है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी सर्कुलर सिलेंडर के जो इन साइड, अगर वह होलो सिलेंडर है तो उसके इन साइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 0 के बराबर होगी, उसके इन साइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। हेलो, क्लियर हो गया बेटा? ये सरफेस पे करंट है ना, सरफेस पे करंट है, सरफेस पे करंट है तो अंदर मैग्नेट है। अच्छा, इसका एक दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल ले लें, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने कभी सुना है क्या कि अगर बहुत तेज बारिश हो रही हो और जो आकाश वाली बिजली होती है अगर बहुत ज्यादा तड़प रही हो और आप कहीं बाहर फंस गए हो तो आपको क्या करना चाहिए? यदि कार के साथ में है तो आपको क्या करना चाहिए? सुना है आपने? पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे। हम लोगों को सलाह ये दी जाती है कि आपको कार के अंदर बैठ करके कार के सारे डोर और जो उसके विंडोज है सब क्लोज कर देना चाहिए, बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए और कार के अंदर आपको बैठ जाना चाहिए। ऐसा क्यों है? जब आकाश से जो बिजली आती है वह बिजली आएगी और उस कार के सरफेस पे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा क्योंकि उसमें करंट फ्लो करेगी, लेकिन अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाएगी जिससे कि आप शेक हो जाते हैं। समझ गए बेटा? ये बात समझ गए कि आप? तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इन साइड नहीं बनेगी क्योंकि इन साइड करंट नहीं है, वो भी कार का एक तरीके से होलो हो जाता है। तो जो भी करंट फ्लो करती है वह करंट उस कार के बीच छत और बाकी बाहर साइड में ही करती है। इसीलिए सलाह दिया जाता है कि आप कभी भी अगर ऐसी जगह पे फंस जाएं तो आपको कार के अंदर अपने आप को बंद कर लेना चाहिए। ठीक है बेटा? तो ये हमारा बन गया। ये हमने दो चीजें फाइंड आउट किए यहाँ पे। एक तो इस सिलेंडर के आउटसाइड किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया और इस सिलेंडर के इनसाइड किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया जो मैग्नेटिक फील्ड 0 के इक्वल आता है। अब इसको अच्छा यहां पे एक चीज नोट कर लेना आप लोग कि यहां पे जो आर होगा वह कैपिटल आर से छोटा होगा, मतलब कि जो पॉइंट की डिस्टेंस है सेंटर से इस सर्कुलर सिलेंडर के रेडियस से कम होगा। अब इसको एक ग्राफ के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं। ग्राफ के थ्रू इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिया और यहां पे अगर मैं इस वाई एक्सिस पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को शो करूं और यहां पे रेड डिस्टेंस आर को शो किया जाए तो उस सिचुएशन में जैसे जैसे अभी पहली वाली केस दूसरी वाली केस दोनों केस मिल करके अगर इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड पहली सिचुएशन कितनी है 0 है। यदि R इक्वल टू देखो सबसे मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम कहाँ पे होगा तो मैक्सिमम इसके सरफेस पे होता है, मैक्सिमम सरफेस पे होता है। ये डिस्टेंस है R। अगर यहाँ पे मैं मान लेता हूं यहाँ पे कैपिटल R है, कैपिटल R है तो कैपिटल R पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह क्या होगा मैक्सिमम होगा। मैग्नेट R पे अगर कैपिटल R मतलब मैक्सिमम यहाँ पे है, मैक्सिमम यहाँ पे है और यहाँ का जो था वो घटते हुए क्रम में था, ये घटते हुए। अगर इसको मैं इस तरह से कंसीडर कर लूं ऐसे एक और, तो ये पहली केस में हम लोगों ने स्टडी किया, इसी को पहली केस में स्टडी किया था, ये ऐसा ये पहली केस में। तो पहले P हमने यहाँ पे लिया था जहां पे R जो था वो कैपिटल R से बड़ा था। ये दूसरा केस हमने यहाँ लिया जो R की वैल्यू कैपिटल R से छोटी थी और ये इसका सरफेस है, यहाँ पे एक सरफेस है। तो जब R मतलब डिस्टेंस पॉइंट की डिस्टेंस
जब इसकी रेडियस के बराबर है, मतलब कि जस्ट उसके सरफेस पे है, उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, हाईएस्ट होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये हाईएस्ट होती है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, मतलब इससे दूर जाएंगे, ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से क्या होते जाएगा, ये डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होते जाएगा। और जैसे ही आर से यदि छोटा होता है, मतलब अब आप इधर आते हो तो यहाँ पे देखा कि आपने मैग्नेटिक फील्ड क्या देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड 0 था। तो उस सिचुएशन में जैसे इधर आएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यह मैक्स है, यह मैक्सिमम है। और यहाँ पे इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बेटा, ये समझ में आया। सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह मैक्सिमम होगा। नोट करके हम लोग लिख सकते हैं, नोट एट सरफेस ऑफ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम। तो इस ग्राफ के थ्रू हमने ये समझाने की कोशिश किया कि सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। यहां से सरफेस से जितना ही हम आउटर साइड में दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी, और जितना ही अंदर आएंगे उसके सेंटर की तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 होता जाएगा, क्योंकि इसके अंदर करंट उसमें फ्लो नहीं कर रही है। करंट फ्लो नहीं करने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, ये आर के बराबर है। ठीक है बेटा, कुछ डाउट है इसमें, कुछ डाउट है? ठीक है, अच्छा एक चीज और आप लोग बता दो, इधर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इधर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वह मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, इधर वाला मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल होगा, आर के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे इसके नजदीक जाएंगे धीरे 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 इंक्रीज होता जाएगा, और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। और इधर का जो पोर्शन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड आर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग चाहें तो इसको एक दूसरे ग्राफ पे हम लोग देख सकते हैं, इसको दूसरे ग्राफ पे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने यही ग्राफ बनाया था, ये ग्राफ बनाया था, ये आर था, इस पे आर है और इस पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये यहां पे जो बी है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, मतलब पहले यहां पे आर है, आर इक्वल टू आर था, ये आर इक्वल टू आर है यहाँ पे,
इधर से जैसे जैसे हम लोग सरफेस के नियरर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, धीरे धीरे ये इंक्रीज होगी सरफेस पर जाकर के। लेकिन ये किसके लिए है, ये एक बात और ध्यान रखना है। यहाँ पे पहले वाला जो सिलेंडर था, वह उसको हमने मान लिया था क्या कि होलो है, जिसकी वजह से उसके इनसाइड कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो होलो सिलेंडर नहीं है, वह सॉलिड सिलेंडर है, तब उस सिचुएशन में करंट तो फ्लो करेगी। तो जब करंट फ्लो करेगी तो उस सिचुएशन के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं इफ कंडक्टर इज सॉलिड, तब उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर ये सॉलिड कंडक्टर है तब उस सिचुएशन में करंट तो अंदर फ्लो करेगी, ये करंट अंदर फ्लो करेगी किसी पॉइंट पर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, और वह मैग्नेटिक फील्ड इससे जितना नजदीक जाएंगे, सेंटर से जितना नजदीक जाएंगे उतना ही क्या मिलेगा, उतना ही ज्यादा मिलेगा। और जैसे अगर बिल्कुल सेंटर पे आ जाते हैं तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि ये जो आर है, आर डिस्टेंस है, ये जीरो हो जाएगा। तो आर डिस्टेंस जीरो होगा तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर B इक्वल टू जीरो होगा, B इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा। और जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाएगा, तो B प्रोपोर्शनल टू आर होगा। लेकिन इस सरफेस पे जाकर के क्या हो जाएगा, सरफेस पे जाके ये मैक्सिमम होगा, इस सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा यहाँ पे। और जब इसे और आगे अगर बढ़ते हैं तो जितना ही ज्यादा होगा, जितना ही हम दूर जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे घटती जाएगी, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से घटती जाएगी। ये ये भी P मान लो, या P डैश P डबल डैश ऐसा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी। तो इधर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे B मैक्सिमम होगा, B मैक्सिमम, और इधर वाला जो होगा उसमें B जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्या, ये समझ में आ गया। तो इसको बल्कि हम लोग चाहें तो इसको थर्ड केस बोल सकते हैं कि जब कंडक्टर सॉलिड हो उस सिचुएशन में कुछ ऐसा मिलेगा, उस सिचुएशन में इस तरह से पोजीशन मिलेगी इसकी। ओके, तो ये टॉपिक बेटा आप लोगों का ओवर हो गया। इस क्लास में अब रहने देते हैं आज, ठीक है बेटा। हेलो, तो आज रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, अच्छा